वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का गृह विज्ञान का मॉडल पेपर 7 है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लगाकर 6 तक के इसके जो मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये आपका मॉडल पेपर 7 रहने वाला है जो आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। साथ ही बात करें यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 रहेगी। साथ ही आपका जो पेपर है ये आपके गृह विज्ञान यानी होम साइंस का पेपर 7 मॉडल पेपर रहने वाला है। समय की बात करें तो 3 घंटे और 15 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही अगर बात करें अगली बच्चों यहाँ पर तो ये जो मॉडल पेपर है आपका जो 7वां मॉडल पेपर है इसका जो आपको बच्चों पूर्णांक की भी बात करें तो आपका जो पूर्णांक रहेगा एग्जाम के अंदर वो आपको बच्चों यहाँ पर 56 नंबर का रहने वाला है। यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 14 नंबर के आपके सत्रांक जाने वाले हैं, यानी टोटल 44 नंबर आपके स्कूल पे डिपेंड करते हैं और 56 नंबर का आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो चलो बच्चों अब इसके एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, टोटल आपको इसके अंदर 18 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का है। जो लोग आनंद, बौद्धिक प्रोत्साहन, समाज को योगदान इत्यादि के लिए निरंतर कार्य करते हैं वे इससे कोई धन अर्जित नहीं करते। ऐसे लोगों के कार्य का उदाहरण है तो वो है बच्चों माताओं, गृहिणियों द्वारा किया गया कार्य। यानी जो माता और गृहिणियां जो घर का काम करती है उनको बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता है। जेंडर आधारित है। कौन सी चीज है बच्चों? सामाजिक पहचान पर, यानी जेंडर के आधार पर ही आप उनकी सामाजिक पहचान कर सकते हैं। KGBV से अभिप्राय है तो ये होता है बच्चों आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ए का मतलब कस्तूरबा, जी का मतलब गांधी, बी का मतलब बालिका, बी का मतलब विद्यालय की बात की जा रही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विशिष्ट क्षेत्र जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कलाओं और सूक्ष्मजीवी विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल है कहलाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको खाद्य विज्ञान कहा जाता है। अगला है खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट का उदाहरण है तो वो है आपका गुण। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, भारत सरकार ने विद्यालय पूर्व के बच्चों की आवश्यकताओं को किस संस्था के द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने पर पूरा कार्य किया है तो वो है बच्चों आंगनबाड़ी केंद्र। भारत में 6 से 14 वर्ष से बच्चों की आयु में कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं तो बच्चों आधे से भी कम है जो विद्यालय जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि युवा मामले और खेलकूद के मंत्रालय द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष से संबंधित है तो आपको यहाँ पर इसका जो वर्ष है वो बताना है तो वो होगा 2003। मालिक और परिवार द्वारा चलाए जाने वाले स्टोर होते हैं तो वो कहलाते हैं बच्चों छोटा एकल इकाई स्टोर। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, अर्ध स्वचालित धुलाई मशीन वह है तो बच्चों जो ऑटोमेटिक कपड़ों को धो देती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जिसमें प्रत्येक चक्कर के साथ पानी भरना या निकालना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चों क्या है अर्ध है यानी पूरी स्वचालित नहीं है। निम्न में कौन सा होटल के विभिन्न भागों में काम करने वाले कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाता है तो उसको क्या कहा जाता है? वो होगा गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क। होटल में वर्दीधारी सभी सेवाओं को संगठित करने, उनका पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने का कार्य करता है तो वो करता है आपका बच्चों लॉबी प्रबंधक। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, इको मार्क निम्नलिखित में किसे दर्शाता है तो वो है आपका ये उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है, इसमें कोई खतरनाक अपशिष्ट नहीं निकलता है, इसका पुनर्नवीकरण किया जा सकता है तो यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। जनसंपर्क का सिद्धांत नहीं है तो वह है विज्ञापन देना। स्वनियोजित महिला संघ भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत किस प्रकार की कई हजार महिलाओं की संस्था है तो वो है निर्धन महिलाओं की संस्था। प्रतीक्षा कक्ष में सभी वर्दीधारी सेवकों और सामान संदेशवाहक को संगठित करना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना आदि कार्य करता है तो वो करता है आपका बेल कप्तान। जनसंपर्क का उद्देश्य क्या है कि कर्मचारियों को प्रेरित, बच्चों यहाँ पर होगा कर्मचारियों को प्रेरित करना, कंपनी के संकट को निपटाना, कंपनी की सकारात्मक छवि सृजित करना तो यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। जिन लोगों ने नई प्रौद्योगिकी अपनाकर सफलता प्राप्त की ऐसे व्यक्तियों के समाचार पर ध्यान केंद्रित निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है तो वो है विकास पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें यहाँ पर
तो यहाँ पर बच्चों आपको टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान वाले प्रत्येक प्रश्न होगा वो आपके आधा नंबर का होने वाला है। पहला है ऐसा आचरण जिसमें व्यक्ति बिना किसी वित्तीय या भौतिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से दूसरों के लिए कार्य करता है, तो उसको कहा जाता है स्वैच्छिक सेवा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वैच्छिक सेवा कहा जाता है, यानी अपनी इच्छा से सेवा करना। जब किए गए कार्य का परिणाम अर्थपूर्ण अथवा सफल होता है तो यह व्यक्तिगत में योगदान होता है। तो बच्चों ये होगा विकास में योगदान होता है। क्या होगा बच्चों, विकास में योगदान। गत वर्षों में करियर के बारे में परिवर्तन हुए हैं, यानी संकल्पनाओं। तो यहां पर क्या होगा, संकल्पनाओं। अगला है अस्वस्थता और बीमारी मिलकर पोषक उत्पन्न कर सकती है, तो वो है असंतुलन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। जिस तरीके से फैशन बदलता है उसे सामान्यतः के रूप में जाना जाता है, तो उसको फैशन चक्र कहा जाता है। जैसे जैसे कपड़े बदलते रहते हैं उसको फैशन चक्र कहा जाता है। फैशन व्यापारी डिजाइनर द्वारा तैयार को फैशन प्रदर्शनों द्वारा बढ़ावा देता है, तो वो है परिधानों। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, परिधानों को। भंडार में पलंग की चादर, स्नान गृह के लिए तौलिए, रेस्टोरेंट के लिए लिनेन तथा होटल के स्टाफ के सभी सदस्यों के लिए वर्दियों का पर्याप्त स्टॉक जमा रखा जाता है, तो वो है, यहाँ पर बात करेंगे बच्चों कौन सा भंडार है, लिनेन कक्ष। तो यहाँ पर आएगा आपका लिनेन कक्ष भंडार में। अगला है आजकल कार्यालयों सहित अनेक संस्थाएं ठेके के आधार पर गृह व्यवस्था सेवाओं को ले रहे हैं, तो वो होगा आपका निगमित। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, निगमित कार्यालय। अगला है अंतर व्यक्तित्व कौशल, बातचीत के कौशल, संपर्क स्थापना कौशल सफल एवं प्रभावी लोगों का करके सीख सकते हैं, तो वो है अवलोकन। तो यहां पर क्या जाएगा आपका, अवलोकन। किसी भी पेशे में नीति अत्यंत आवश्यक होती है, तो उसको आचार संहिता बोलेंगे। क्या होगा बच्चों, आचार संहिता नीति। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो तीसरे का जो पहला सवाल है कि संरचनात्मक डिजाइन कौन सी होती है, आपको ये बताना है। तो यहां पर होगा आपका कि संरचनात्मक डिजाइन वह है जो रूप पर निर्भर करती है, न कि उसकी सजावट पर। अगला सवाल है यहाँ पर, जो दूसरा सवाल है इसका, उसके अंदर बोला गया है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए भारत सरकार के कानून का नाम बताइए। तो उसको किस नाम से जाना जाता है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो भारत सरकार का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता संरक्षण कानून कहलाता है। तीसरा यहाँ पर आधुनिक काल में कलाओं को किनके द्वारा संरक्षण व प्रोत्साहन मिलता है, तो वो होगा आधुनिक काल में कलाओं को सरकार तथा कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता है। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों इसका, कि वर्तमान में किस प्रकार के खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो आज रसायनों, कीटनाशियों और पर्यवेक्षकों से मुक्त, अधिक सुरक्षा काल तथा अपनी प्राकृतिक महक वाले खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगली बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पोषण देखभाल प्रक्रिया का प्राथमिक केंद्र कौन होता है। तो मरीज पोषण देखभाल प्रक्रिया का प्राथमिक केंद्र होता है। अगला है खाद्य सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ता को किस प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। धुलाई और खंगालने की प्रक्रिया के बाद वस्त्र धुलाई से क्या किया जाता है। तो यहां पर होगा आपका कि धुलाई और खंगालने की प्रक्रिया के बाद जल को मशीन से निकाल दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो श्रवण कौशल के जिस भाग में ध्वनियों को ग्रहण कर उसका अर्थ निकालना शामिल होता है वह क्या कहलाता है। तो यह वह सुनना कहलाता है। जनसंपर्क के कोई 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो पहला है सच बताइए, कार्य द्वारा सिद्ध कीजिए, यह आपका द्वितीय है। भारत में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना किन सूचकों के परिलक्षित होती है। तो यहाँ पर भारत में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव की भावना लड़कों की तुलना में लड़कियों के घटते अनुपात के सूचक से परिलक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर आगे के हैं बच्चों। अब आपके जो भी प्रश्न हैं वो आपके सारे अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी अब आपके लघुतरात्मक है, 50 शब्दों में आंसर करना है। 1.5 नंबर के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि बीमारी की परिस्थितियों में मरीज के पोषण के संबंध में क्या सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है और क्यों।
कि बीमारी की परिस्थितियों में मरीज के पोषण के संबंध में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बीमार व्यक्ति का समुचित रूप से पोषण हो और इसके लिए जो व्यक्ति सेवाएं दे रहा है वह शिक्षित आहार विशेषज्ञ, चिकित्सक, पोषण विशेषज्ञ हो, क्योंकि वह पोषण देखभाल के लिए प्रत्येक मरीज की विशिष्ट आवश्यकताओं पर केंद्रित एक व्यवस्थित एवं औचित्यपूर्ण तरीका काम ले सके। अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो आपका कि खाद्य प्रौद्योगिकविदों का काम मुख्य रूप से किस प्रकार के संस्थानों में होता है। तो खाद्य प्रौद्योगिकविदों का काम मुख्य रूप से खाद्य उद्योगों, गुणवत्ता नियंत्रण विभागों, होटलों, अस्पतालों, लेबल लगाने और पेय करने वाले उद्योगों, मद्य निर्माण कारखानों, मृदा पेय उद्योगों, डेयरी, मछली और मांस संसाधन, फल सब्जी संसाधन, अनाजों तथा आटा कारखानों आदि में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बुनावट से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर है कि बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है जो वस्त्र की स्पर्शी और दृश्य गुणवत्ता को बताती है। प्रत्येक वस्त्र की एक विशिष्ट बुनावट होती है। पोशाक में बुनावट का मुख्य उद्देश्य रुचि उत्पन्न करना और उसके वांछित लक्षणों को उभारना है। पोशाक में उपयोग में लाई गई बुनावट शारीरिक आकार, निजी गुण, वेशभूषा की रूपरेखा या आकार या अवसर के उपयुक्त होनी चाहिए। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 के कि खाद्य मानकों के स्तर को वर्गीकृत कीजिए। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर खाद्य मानकों के निम्नलिखित 4 स्तर है। पहला है कंपनी मानक, ये मानक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय मानक, ये राष्ट्रीय मानक राष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाले जाते हैं। क्षेत्रीय मानक समान भौगोलिक, जलवायु इत्यादि वाले क्षेत्रीय समूह के कानून मानकीकरण संगठन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रकाशित करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ पर तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में जीविका हेतु शैक्षिक योग्यताओं को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर पहली है बच्चों कि उसे बाल मानव विकास और अथवा बाल मनोवैज्ञानिक जैसे विषय में स्नातक पूर्व उपाधि होना आवश्यक है। शिक्षा पूर्व करने के बाद इस क्षेत्र में 1 वर्ष का डिप्लोमा अथवा मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा का होना एक अन्य विकल्प है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक अन्य ऐसा पाठ्यक्रम है जो इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो डिजाइन के कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर पहला है डिजाइन के 2 कारक है। तत्व, डिजाइन के तत्व कला के उपकरण है, ये रंग, बुनावट, रेखा, आकृति अथवा रूप होता है। दूसरा है सिद्धांत, डिजाइन के सिद्धांतों के लिए डिजाइन के तत्व परिचालित किए जाते हैं जिसमें प्रमुख सिद्धांत है सामंजस्य, संतुलन, आवर्तन, अनुपात और महत्व। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यहाँ पर तो घरेलू स्तर पर धुलाई किससे तथा किन उपकरणों की सहायता से की जाती है। तो घरेलू स्तर पर अधिकांश धुलाई हाथ से की जाती है जिसमें बाल्टियां, चिलमचियों, तसलों, रगड़ने के तख्तों तथा ब्रुशों जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कुछ मामलों में घरेलू धुलाई में धुलाई की मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है गृह व्यवस्था विभाग के कोई 2 कार्मिकों के उत्तरदायित्व लिखिए। तो पहला है सहायक गृह अनुरक्षक, ये ड्यूटी की समग्र सारणी तैयार करना, स्वच्छता एवं कर्मचारियों के प्रकारों की जांच करना। तल पर्यवेक्षक, प्रत्येक तल के लिए एक पर्यवेक्षक होता है जो अतिथियों के कमरों, गलियारों, सीढ़ियों तथा रसोई भंडार की स्वच्छता व रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है उपभोक्ता के किन्हीं 3 दायित्वों को लिखिए। तो कौन कौन से दायित्व है। पहला दायित्व है कि विभिन्न कानूनों और वैधानिक प्रावधानों के विषय में अपनी जानकारी को नियमित तौर पर अद्यतन देना। दूसरा है मानकीकरण चिन्हों वाले उत्पाद खरीदना, खरीद की रसीद तथा अन्य दस्तावेजों को अपने पास रखना। अगला है फैशन व्यवसाय का महत्व बताइए। तो क्या महत्व होता है। तो फैशन व्यवसाय में कच्चा माल, परिधान तथा सहायक सामग्री के उत्पादन तथा दुकानें जो जनता को फैशन का माल बेचती है से संबंधित सभी प्रक्रम सम्मिलित है। फैशन व्यवसाय में हम वस्त्र निर्माण के बारे में सीखते हैं। फैशन व्यापार हमें इस बात का उत्तर देने में सक्षम बनाता है कि क्या, क्यों, कब एक शैली फैशन बन जाती है और फिर विशेष खुदरा विक्रय और उसकी समय सीमा के लिए उसकी उपयोगिता निर्धारित हो जाती है या मदद मिलती है। अगला है अब आगे के जो प्रश्न है
वो आपके बच्चों अब अति लघुतरा यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब आपको जो भी आंसर करना है 100 शब्दों में करना है। 3-3 नंबर के प्रश्न है, साथ में आपको अथवा का प्रश्न भी दिया जाएगा। आपको दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना है कि अति पोषण के कारण क्या दुष्परिणाम होते हैं, पोषण समस्याओं से संबंधित कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर चलो इसको हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से कारक है कि अति पोषण के दुष्परिणाम। अति पोषण के कारण अवांछनीय अनुचित भार में वृद्धि, अति भार मोटापा होता है और अनंत इसके अन्य रोगों के साथ साथ उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, गठिया जैसे रोग हो जाते हैं। ये रोग संक्रामक है और ये अपना कुप्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं डालते बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं और वित्तीय बोझ को भी बढ़ाते हैं। पोषण समस्याओं से संबंधित कारक, आर्थिक कारकों से लेकर कृषि नीति, उत्पाद, विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य, स्वास्थ्य देखभाल, सुख सुविधाएं, उनकी उपलब्धता और उन तक पहुंच, सरकारी नीतियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक कारकों तक विस्तारित होता है। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगला जो इसका अथवा का प्रश्न है उसको भी पढ़ लेते हैं कि पोषण समस्याओं के विभिन्न कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो कौन कौन से कारण हैं कि पोषण समस्याओं के कारण क्या है। पहला है व्यक्तिगत स्तर पर तत्कालिक कारण यानी कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु, रोग या संक्रमण। दूसरा है घरेलू पारिवारिक स्तर पर अंतर्निहित कारण, भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, अपर्याप्त मात्रा तथा शिशु देखभाल के तरीके, अपर्याप्त जल सप्लाई और स्वच्छता, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंचे, अपर्याप्त और उचित जानकारी तथा महिलाओं, वृद्धजनों और बालिकाओं के प्रति भेदभाव, शिक्षा का निम्न स्तर होना। अगला है यहाँ पर तीसरे की बात करें तो मूलभूत कारण, पहला है वास्तविक संसाधनों की मात्रा, गुणवत्ता, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। इसमें महिलाओं की स्थिति, समस्याओं का समाधान करने हेतु कार्यक्रमों के लिए नीति का आवंटन, पर्यावरण निम्नीकरण और जैव विविधता सम्मिलित है। संभावित संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और लोग। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो क्या क्या है कि उदारीकरण की प्रक्रिया के तहत भारत में ऐसे अनेक उत्पाद देखे जा सकते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि भारतीय उपभोक्ता के पास चयन करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। वह प्रतिस्पर्धी कीमतों से बेहतर उत्पादों को चुन सकता है। विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होने की हानि यह है कि सभी उत्पादों का चयन अब अधिक कठिन हो गया है। अगला है कि चूंकि अब प्रथमतः उपभोक्ता को नई प्रौद्योगिकी, नए उत्पादों और नई विशेषताओं को समझना पड़ता है, उनकी कीमत और गुणवत्ता की तुलना करनी पड़ती है। दूसरे, आज उपभोक्ता अनाचार, बेईमान विक्रेताओं द्वारा शोषण और भ्रामक विज्ञापनों जैसी समस्याओं का भी सामना करते हैं। इन समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उपभोक्ता शिक्षा, संरक्षण ऐसे साधन हैं जो उपभोक्ताओं को स्वयं को प्रतिकूल बाजार बलों से सुरक्षित करने के लिए सशक्त और तैयार करते हैं। इस दृष्टि से उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली बात करें अथवा का प्रश्न है इसी का ही आपका दूसरा, मानकीकरण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं प्रमुख मानक चिन्हों का वर्णन कीजिए। तो देखो मानकीकरण उपभोक्ता संरक्षण की एक कार्यविधि है जिसमें मानक चिन्हों यानी मार्क के माध्यम से उपभोक्ता का संरक्षण किया जाता है। उपभोक्ता को मानकीकरण मार्कों वाले उत्पाद को ही खरीदना चाहिए ताकि उत्पाद की गुणवत्ता, शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 मारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहला है हॉलमार्क, यह दर्शाता है कि मूल्यवान धातुओं जैसे प्लेटिनम, चांदी, स्वर्ण आभूषणों का मूल्यवान और उनकी जांच एक आधिकारिक मूल्यांकन व हॉल मार्किंग करने वाले केंद्र पर की गई है। इससे यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रयुक्त धातु शुद्धता, उत्कृष्टता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है। इको मार्क, घरेलू उपभोक्ता उत्पादों जैसे साबुन, डिटर्जेंट, कागज, पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक उत्पाद आदि की लेबलिंग के लिए इको मार्क योजना प्रारंभ की गई है। यह चिन्ह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है, इसमें कोई भी खतरनाक अपशिष्ट नहीं निकलता है तथा इसका पुनर्विक्रय भी किया जा सकता है। अगले सवाल की बात करें तो बच्चों इसका जो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न है कि छतेरा ग्राम परियोजना का वर्णन कीजिए। तो ये परियोजना क्या है, छतेरा ग्राम परियोजना। छतेरा ग्राम परियोजना 1969 में प्रारंभ की गई। इस योजना में उत्तर पश्चिम दिल्ली के एक छोटे गांव छतेरा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने यहाँ के व्यक्तियों के जीवन का वर्णन करते हुए नियमित रूप से एक पाक्षिक कॉलम छापना प्रारंभ किया। उत्साही
रिपोर्टरों के एक दल ने गांव की स्थिति के बारे में संवेदनशीलता से विस्तृत कहानियां देना प्रारंभ किया। उन्होंने ग्राम चौपाल व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं, जीवन यापन की समस्याओं और त्योहारों के बारे में लिखा। बिजली तथा जल की समस्याओं और वर्षा की कमी आदि को फोटोग्राफी के साथ प्रस्तुत किया है। अगला यहाँ पर आपको बोला गया है, अनेक सेवाओं और लाभों की प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरक की भांति सिद्ध किया है। स्थानीय नेताओं के सहयोग से समस्या का समाधान हो गया। समाचार छपने के कारण परियोजना क्षेत्र में मशीनें, पुल, सड़कें तथा बैंक आ गए हैं। अगली बात करें यहाँ पर, अगला इसका जो अथवा का प्रश्न है बच्चों दूसरा, कि टेलीविजन का उपयोग शिक्षा और मनोरंजन दोनों के लिए एक साथ किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो टेलीविजन सर्वाधिक लोकप्रिय, सस्ता और सुविधाजनक जनसंचार माध्यम है। आजकल टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों के अनेक चैनलों द्वारा विविध कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में व्यक्तियों को वार्ता कार्यक्रमों, वास्तविक घटना कार्यक्रमों, रियलिटी शो तथा प्रतियोगिताओं आदि के भाग लेने का अवसर मिलता है। अन्य गहन शैक्षिक स्तर महत्व के लिए कार्यक्रमों को भी निजी चैनलों पर देखा जा सकता है। इससे पता चलता है कि शिक्षा तथा मनोरंजन दोनों का उपयोग इसके द्वारा एक साथ किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें यहाँ पर। अब आगे के जो आपको दो प्रश्न पूछे जाने वाले 17 और 18 वो आपके निबंधात्मक प्रश्न है। 150 शब्दों में आंसर करना है कि बच्चे, युवाओं, वृद्धजनों के लिए अपना निजी संस्थान खोलने की योजना बनाने वाले किसी व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे। तो यहाँ पर है कि बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के लिए अपना निजी संस्थान खोलने की योजना बनाने वाले व्यक्तियों को हम सलाह देंगे कि उस लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं और देखभाल के तरीकों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उसे निम्नलिखित कौशलों, क्षमताओं का विकास करना चाहिए। जन कौशल, किसी संस्थान को चलाने का अर्थ है कि उसे विभिन्न मदों पर कार्य करने वाले भिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों से बातचीत करनी। नीचे लोगों के कुछ ऐसे समूह का उल्लेख किया गया है जिनमें उसे बातचीत करनी पड़ सकती है। इसके अंदर पहला है समुदाय एवं समाज। बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम अथवा संस्थान तभी सफल होगा जब समाज के उसके शामिल होने या उसके अपना होने की भावना होगी। ऐसा तब होता है जब कार्यक्रम के शुरुआत से ही उन लोगों को सम्मिलित करने की योजना बनाई जाती। इसके लिए उसे बताया जाता है। जन भागीदारी से योजना बनाना, उसका प्रबंधन, क्रियान्वयन करना किसी भी प्रभावी कार्यक्रम संस्थान के आधार स्तंभ है। समाज के साथ संबंध एवं समाज की भागीदारी को बढ़ावा देना उसके काम के लिए प्रमुख पक्ष होने चाहिए। दूसरा है इसके अंदर निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान, कंपनियों, संगठन ऐसे नवाचारी कार्यक्रमों के संस्थानों की सहायता के लिए व्यापक तौर पर आगे आए हैं। यह निजी क्षेत्र के लिए सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का एक अवसर है। इन समूह से उस उद्यमी को बातचीत करने के कौशल तथा क्षमताओं का विकास करना चाहिए। सरकारी अधिकारी उद्यमी को वित्तीय सहायता एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सरकारी विभागों से बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है। तो चौथा है यहाँ पर संगठन में काम करने वाले व्यक्ति। संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वहां के सभी लोग यानी लाभार्थी, कर्मचारी के बीच आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध हो। किसी भी संगठन की सफलता के लिए यह प्रमुख कारक है। दूसरा है प्रशासनिक कौशल। किसी संगठन संस्थान को चलाने में वित्तीय हिसाब किताब रखना, व्यक्तियों की भर्ती करना, स्थान किराए पर देना, उपकरण खरीदना, रिकॉर्ड सामान का हिसाब रखना शामिल है। यद्यपि इनमें से प्रत्येक पहलू के लिए कोई अन्य व्यक्ति विशेष कार्यरत हो सकता है, लेकिन उद्यमी के लिए यह भी आवश्यक और सहायक हो सकता है कि उसमें से प्रत्येक मुद्दे की मूलभूत समझ होनी चाहिए। तीसरा है यहाँ पर उपयुक्त स्थान के सभी पहलुओं का विचार करना। जो व्यक्ति किसी जरूरतमंद लक्ष्य समूह के लिए कोई नया संस्थान स्थापित करना चाहता है, उसे कौशल, क्षमताओं के साथ साथ उस स्थान के सभी पक्षों का भी विचार करना चाहिए। वह काम करेगा जिससे लक्षित लाभार्थी को लाभ हो, उन्हें प्रदान की गई जाने वाली सेवाओं का संयोजन, संगठन चलाने के लिए वित्तीय सहायता, जानकारी वाले कर्मचारियों की भर्ती, संबंधित अन्य कार्यकलापों को करना है। स्पष्ट एवं पूर्ण संकल्पना। हम उसे यह भी सलाह देंगे कि संस्थान के संबंध में उसकी स्पष्ट और पूर्ण संकल्पना होनी चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है और संगठन उसे कैसे पूरा करेगा। ऐसा व्यक्ति उस कार्य को पूरा करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हो सकता है। अगला सवाल है इसका अथवा की बात करें यहाँ पर कि बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के संस्थानों, कार्यक्रमों के प्रबंधन में करियर बनाने के लिए आपको जिन कौशलों और जानकारी की आवश्यकता होगी उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखो बात करें युवाओं
बच्चों और वृद्धजनों के लिए संस्थानों कार्यक्रमों के प्रबंधन में करियर रोजगार के लिए एक योजनाकार प्रबंधक प्रेषक की क्षमताओं का कौशलों का होना आवश्यक है। जन कौशल बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के संस्थाओं कार्यक्रमों के प्रबंधन में करियर बनाने के लिए उसमें भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों वाले लोगों से बातचीत करना कौशल होना आवश्यक है, क्योंकि उसे वहां विभिन्न पदों पर काम करने वाले भिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों से बातचीत करनी है। ये समूह समुदाय या समाज, निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान, सरकारी अधिकारी, संगठन में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारी या लाभार्थी आदि है। प्रशासनिक कौशल बच्चों, वृद्धजनों के लिए संस्थाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन में कैरियर बनाने के लिए उसमें संगठन के प्रबंधन करने में वित्तीय हिसाब किताब रखना, व्यक्तियों की भर्ती करना, उपकरण खरीदना, रिकॉर्ड रखना तथा सामान का हिसाब रखने का कौशल होना चाहिए। अगली बात करें यहाँ पर कि शैक्षणिक योग्यता। इस क्षेत्र में कैरियर की तैयारी के लिए उसमें कुछ प्रशिक्षण योग्यताएं भी होनी आवश्यक है, क्योंकि इस कैरियर के लिए प्रबंधक में बच्चे, युवाओं, वृद्धजनों के बारे में जानकारी अर्जित करना, उनके प्रति समझ विकसित करना, इसके लिए उसे गृह विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य तथा समाज विज्ञान की किसी अन्य शाखा के साथ पूर्व स्नातक डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है। यह डिग्री कार्यालय कार्यक्रम सामान्य जनसंख्या के इन तीनों संवेदनशील समूह पर केंद्रित होती है। आप पूर्व स्नातक डिग्री के बाद रोजगार बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। अगला है आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि शिशु देखभाल केंद्र क्या है। ये केंद्र कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। इस क्षेत्र में जीविका है तो व्यक्ति की शैक्षिक योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए उनको चिन्हित करना है। तो चलो पढ़ लेते हैं। शिशु देखभाल केंद्र एक संस्थागत व्यवस्था को दिया गया नाम है, जिसे विशेष रूप से शिशुओं और बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में देखभाल करने के लिए बनाया गया है। शिशु देखभाल केंद्र छोटे बच्चों को सीखने के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करता है। अनुकूल परिवेश से आशय है कि बच्चों के सीखने, देखभाल पर परिवेश सुरक्षित, निरापद, प्रेमपूर्ण, विविध प्रकार के व्यक्तियों और खेल सामग्रियों जैसे खिलौने और प्राकृतिक चीजों से मुक्त है। शिशु देखभाल केंद्र अनौपचारिक होता है। ये बच्चों के अन्य वयस्कों तथा परिवेश और वस्तुओं से संबंधित जानकारी बढ़ाते तथा बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए तैयार भी करते हैं। NCERT में प्रकाशित पत्र के अनुसार ये केंद्र निम्न सेवाएं प्रदान करता है। पहला है बच्चों का समग्र विकास करना, जिससे वे अपनी क्षमता पहचान सके। बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए तैयार करना। अगला यहाँ पर तीसरा कि महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना। इस क्षेत्र में जीविका की तैयारी करने वाले व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। उसे बाल मानव विकास तथा बाल मनोविज्ञान जैसे विषय में स्नातक पूर्व उपाधि होनी चाहिए। शिक्षा पूर्ण करने के बाद इस क्षेत्र में 1 वर्ष का डिप्लोमा अथवा मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा का होना एक अन्य विकल्प है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक अन्य ऐसा पाठ्यक्रम है जो इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त इसमें बच्चों के प्रति उदारता, उनसे अंतरक्रिया करने का रुझान, समुदाय संस्कृति की जानकारी, रिकॉर्ड रखने, लेखाकरण रिपोर्ट लिखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधीय कौशलों में सक्षमता, अभिभावकों के साथ प्रभावी अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की क्षमता, विविध कला कौशलों, कहानी सुनने, नृत्य, संगीत, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का होना आवश्यक है। अब इसका जो अथवा का प्रश्न है उसको भी पढ़ लेते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका, देखभाल की वे कौन सी विभिन्न व्यवस्थाएं हैं जिनमें आवश्यक छोटे बच्चों को ही हो सकती है। तो यहाँ पर है कौन कौन सी। पहला है परिवार के वयस्क सदस्यों द्वारा देखभाल। छोटे बच्चे अपनी प्रत्येक जरूरत के लिए वयस्कों पर निर्भर करते हैं। वे यह अवधि सामान्य माता पिता अथवा प्रमुख देखभाल करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता की होती है, जो दादा दादी अथवा अन्य कोई सहायक हो सकता है। दूसरा है वेतन पर रखे गए व्यक्ति द्वारा देखभाल। ऐसे स्थितियों में जब माँ घर से बाहर नौकरी करती है तो शिशु की देखभाल वैकल्पिक रूप से देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो परिवार का कोई सदस्य अथवा वेतन पर रखा गया व्यक्ति हो सकता है। शिशु केंद्र वैकल्पिक देखभाल की व्यवस्था घर में अथवा किसी अन्य संस्था अथवा शिशु केंद्र में हो सकती है। शिशु केंद्र एक संस्थागत व्यवस्था जिसमें विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को घर में देखभाल करने की अनुपस्थिति में देखभाल के लिए बनाया जाता है। दिवस देखभाल केंद्र दिन में देखभाल करने वाले केंद्र बच्चों की विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल करते हैं। इसमें शिशु तथा विद्यालय पूर्व के बच्चे शामिल हो सकते हैं और घर में प्रमुख देखभालकर्ताओं की अनुपस्थिति में ये बच्चे की देखभाल करते हैं। 5वां है नर्सरी स्कूल। 3 वर्ष से ऊपर के बच्चे बोलने, मल मूत्र विसर्जन की गतिविधियों पर नियंत्रण, अपने आप खाना खा पी लेने की क्षमता विकसित कर लेते हैं।
इसलिए नर्सरी स्कूल के शिक्षक बच्चों को नई चीजों को सीखने, प्राकृतिक घटनाओं का अनुभव करने, अनेक प्रकार के शारीरिक, भाषाई, सामाजिक भावनाओं, अनुभवों के दिलचस्प अवसर प्रदान करने के अवसर प्रदान करते हैं। अर्थात ये छोटे बच्चों को परिवार से बाहर की परिवेश में रहने के लिए तैयार करते हैं। मोंटेसरी स्कूल यानी मोंटेसरी स्कूल छोटे बच्चों के लिए कुछ विद्यालय पूर्व स्कूल अक्सर मोंटेसरी स्कूल कहलाते हैं। ऐसे विद्यालय जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के उन सिद्धांतों पर आधारित है जिनका रूपरेखा विख्यात शिक्षाविद मारिया मोंटेसरी के द्वारा की गई थी। आंगनबाड़ी द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा अथवा देखभाल। भारत सरकार इस आयु समूह की आवश्यकताओं को आंगनबाड़ी द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा तथा देखभाल की व्यवस्था की है। ये आंगनबाड़ियां समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत कार्य करती है। ये शहरी तथा ग्रामीण दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बच्चों, ये हमारा कक्षा 12 का होम साइंस का मॉडल पेपर आपका बच्चों साथ था, जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।